जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। कहना यह चाह रहा है कि कोई निश्चित दूरी है और एक महिला को निश्चित दूरी तय करने वाले लगने वाले समय को 80% कम करने पर अपनी कार की चाल को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। मान लो पहले यदि उसे 100 समय लग रहा था तो अब वो 80% कम कर रही है, यानी उसे 20% समय लग रहा है, तो उसने बोला है अपनी कार की चाल को कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यह आपका समय है। ठीक है, यदि उसे पहले 100 मिनट लग रहे थे तो अब कितने लग रहे हैं, 80% कम लग रहे हैं, तो अब लग रहे हैं उसे कितने, 20 मिनट। ठीक है ना। लेकिन इसका यह है आपका क्या, टाइम। टाइम और टाइम का जो उल्टा होता है वो होता है आपका चाल, स्पीड। आप याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा आपके कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी आप कोर्स लिए हैं, टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। जब आपकी जो दूरी होती है वो कांस्टेंट हो, मतलब दूरी आपकी निश्चित हो, तो जो आपका समय का रेशियो होता है वो आपका उल्टा चाल का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 से ये हो जाएगा आपका 100, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की उसे वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि उसकी चाल 20 है तो अब उसे कितने की वृद्धि करनी चाहिए, तो उसे अब करनी चाहिए कितनी, 80 की वृद्धि। ठीक है ना। अब 80 की वृद्धि करनी चाहिए, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 80 की वृद्धि और किस पर, 20 पर, और गुणा में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है गाइस, अब 20 से कट जाएगा ये 4 बार, और 4 का जब 100 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 400%। ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है, वो याद आपको ये रखना है कि जब भी आपकी दूरी निश्चित हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि निश्चित दूरी है, तो जब भी निश्चित दूरी की बात करें तो जो आपका रेशियो टाइम का होगा उसका उल्टा आपका स्पीड का हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो इसमें इस सीरीज में जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपके 15 मिनट, मतलब 15 क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा कि आप 10 मिनट में सॉल्व कर पाएं। ठीक है, एक अच्छी अप्रोच के साथ हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है। मैंने कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। आप उनमें से देख लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए हैं। ठीक है, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हम तैयारी करेंगे। सबसे पहले इसमें मैंने सारे जो क्वेश्चन रखे हैं वो सब प्रीवियस ईयर आधार 2023 के रखे हैं। फिर उसके बाद में हम लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे जो 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, जितनी भी विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद में स्पेशल प्रैक्टिस सेट होगा जो कि एग्जाम एनालिसिस के दौरान होता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप जाकर चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये दिल्ली पुलिस की जितनी भी पोस्ट होती है ना, ड्राइवर, आपका एससीएम, सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें क्या पूछा है, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इसे हम करते हैं होल्ड 1 मिनट। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इसमें मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, दोनों संख्या का अंतर 13 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने की बहुत सारे लोग मेथड बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन में नजर मारेंगे हम, क्या इन दोनों का गुणनफल 48 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 30 से पहले लेते हैं, 9 और 22 का गुणनफल 48 होगा, नहीं, ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, ये भी नहीं होगा। 19 का 6 में गुणा करेंगे तो 48 मिलेगा क्या, हमें नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 30 दूसरा देखिए, 16 कितना होता है, 48, और उसने क्या बोला है, गुणनफल 48 होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक कंडीशन। अब दूसरी बात, उसने क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 होना चाहिए। 23 में से जब हम 10 घटाएंगे तो हमें 13 मिल जाएगा, लेकिन इसका गुणनफल हमें 48 नहीं मिलेगा। 16 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 3/16। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जैसे कि आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, और ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में आपके सरल क्वेश्चन आते हैं, एक से एक टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका, ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं 2023 की, अभी जो भर्ती आई। ठीक है, इसमें क्या बोला है, 15,000 की राशि 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज से, ब्याज कितना होगा, 5% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा। इसके मैं आपको दो फॉर्मेट बताऊंगा, मतलब दो तरीका आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले एसआई बराबर होता क्या है, एसआई बराबर होता है आपका मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है, वो दिया गया आपका 1500, गुणा समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष, और दर कितनी दी गई है, 5, और बटे में आ जाएगा आपका कितना, 100। यही आप करते आए हैं। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसआई बराबर, एसआई बराबर आ जाएगा कितना, 15 गुणा 15, मतलब आपका जो ब्याज होगा वो होगा आपका कितना, 225। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे अपनी परीक्षा में नहीं करना है, नहीं तो आप सिलेक्शन कभी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, 1500 की राशि दी गई है। ठीक है, और 3 वर्ष और 5% की साधारण ब्याज से कैलकुलेट करना है। यदि एक वर्ष में आपको 5% ब्याज मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 15 मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है नीचे 100 आएगा। ठीक है, आपको सीधा 15 के 15 में गुणा कर देना है, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा आपको 225। डायरेक्ट बिना पेन उठाए आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे
जैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप गूगल कर देख सकते हैं, ठीक है। यदि 5% एक वर्ष में मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 3 15%, 15 का 15 में गुणा कर दीजिए, आपको मिलेगा कितना, 225 आपको मिलने वाला है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपके पास 2 मेथड हैं, आप जिस भी मेथड से जाना चाहें उससे आप जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा एवरेज से है, ठीक है। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है, कोई कक्षा है जिसमें 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक आपको 70 दिए गए हैं और शेष छात्रों के औसत अंक आपको 80 दिए गए हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक हमें बताना है कितने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, यदि 20 छात्र हैं और उनका जो औसत अंक है वो आपके 70 हैं, तो सबसे पहले आप निकालेंगे इनका योग। योग कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 2 जीरो आप ये लगा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अब उसने बोला शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 हैं, ठीक है। अब ये आपके 30 छात्र हैं और इनके जो औसत अंक हैं वो कितने हैं, आपके 80 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8 3 24। मैं आपको गुणा करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको आता है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। आप 2 जीरो लास्ट में लगा दीजिए और बस आप 8 का गुणा 3 में कर दीजिए सिंपली। अब यहाँ पर संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पर आपकी संख्या हो गई कितनी, 50। 50 संख्याओं का औसत अंक का योग कितना दिया गया है, 4 और 4 8, 2 और 1 3, ये आ गया आपका कितना, इतना, ठीक है। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है औसत बताना है हमें कितना होगा, ठीक है। 1 जीरो से आपका 1 जीरो काट दीजिए और जब आप 5 का इसमें भाग देंगे ना, यहाँ पर कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 380/5। जब आप 5 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 76। तो 50 बच्चों का औसत एवरेज कितना है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 76 करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको दूसरी टेक्निक बताऊं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको 50 अंक दिए गए हैं ना, ठीक है, सीधा सीधा आप मन में कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत से बहुत आपको 5 से 10 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों को करने में। 20 छात्रों का औसत अंक कितना है, 70 है, तो 70 दिया गया है, तो इनका योग कितना होगा, 1400। 30 छात्रों का औसत अंक कितना होगा, 80, तो इनका योग कितना होगा, 2400। डायरेक्ट लिखिए आप 1400 और 2400, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, उसने पूछा है आपको 50 छात्रों का औसत, ठीक है, तो 1400 और 2400 कितना हो जाएगा, 3800। बस 50 से इसे भाग दे दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा कितना, 76। ऐसे आप एवरेज निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित मूल्य करता है, ठीक है। माना कोई वस्तु, जैसे आपके पास कोई भी चीज ना हो तो आप उसे मान लीजिए 100%, सीपी हमेशा 100% होता है। यदि वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित मूल्य करता है, मतलब 100 की चीज उसने 135 कर दी और अंकित मूल्य पर ही 20% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमेशा आपका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। इसे भी हम कर लेंगे सॉल्व। ये आ जाएगा आपका सीपी, ये आ जाएगा आपका एमपी, ठीक है। अब उसने क्या किया है, 100 की चीज उसने कितनी अंकित कर दी है, वो कर दी है आपकी 135, ठीक है। उस क्वेश्चन ही ने बोला है। अब उसने बोला अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है गाइस। अब उसने क्या किया है, ये जो आपका 135 है ना, इस पर 135 पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो बेचा कितने में हो गया होगा, वो बेचा गया होगा आपका 80 में, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 1 जीरो से आप 1 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से आपका 1 जीरो काट दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा आप देख सकते हैं, 8 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 और बचा आपका कितना 4, ठीक है। 8 3 24 और 4 28 और बचा आपका कितना 2, 8 हम 8 2 10 और बटे में आपका कितना 10 दिया गया है, तो बस आप इसे काट दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये था आपका 100 सीपी, अब ये आपका डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। ये कितने का डिस्काउंट दिया गया, 20% का डिस्काउंट के बाद अब कितना बचा है, 108। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कितने परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया है, 8% का डिस्काउंट दिया है, यही हमारा उत्तर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ नहीं किया, उसने बोला सीपी, माना हमने सीपी 100 है, उसने बोला क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित कर दिया, मतलब कोई वस्तु आपकी 100 की थी, उसने आपने 35% अधिक अंकित कर दी, 100 का 35% ही आपका 35 होता है, तो 100 में 35 जोड़ेंगे 135 हो जाएगा। अब उसने बोला अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, यदि 135 पर 20% का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में गया होगा, 80 में बेचा गया होगा। आप 20% भी निकाल सकते हैं, फिर आपको 135 में से घटाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, ठीक है। तो 135 का 80% आपका कितना होगा, वो होगा आपका 108। तो 100 की कोई वस्तु 108 में बेच रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 8% का। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 है, उसकी मूल आय कितनी थी, ठीक है। 15% की कमी मीन्स देखो, जब भी कोई वस्तु कमी आती है, 100 से कम आती है तो उसे हम 100 में से घटा देते हैं, और जब भी वृद्धि होती है तो 100 में हम जोड़ देते हैं, ठीक है। 15% की कमी आई है मतलब 100 में से मूल्य घट गया है, ठीक है, 100 में से मूल्य उसका घटा दिया है। अब उसकी आय है कितनी, 2, 12 और 500। वन लाइनर तरीके से करेंगे इसे, 15% घटा दी तो आप कितनी बची, आप बोलेंगे 50 ही बची, ठीक है, और गुणा में लिख देंगे हम कितना 100, सीधा एक ही फॉर्मेट में आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप यहाँ पर देखिए, 17 से काट लेते हैं, 5 से जाएगा 17 पौने कितना होता है 85, और 5 से जाएगा ये आपका कितना 20 बार, ठीक है। अब यहाँ पर 17 का भाग जा रहा है क्या, देख लेते हैं, तो 17
17 से हम इसे काट लेंगे, ठीक है। 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, बचेगा आपका कितना 2, 17 दूनी 34, ठीक है। 17 दूनी 34 और 17 पौने 85, ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब 125 का गुणा हमें कितने में करना है, 20 में करना है, ठीक है। और 125 का गुणा हमें 20 में करना है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 दूनी कितना होता है 250, ठीक है। और आपके ये 3 जीरो और आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो उत्तर होगा वो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। एकदम वन फॉर्मेट से आप सॉल्व कर सकते हैं एक ही लाइन में। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने होल्ड किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का इकाई अंक हमें बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या ज्ञात होनी चाहिए क्या होती है। मान लो जैसे अभाज्य संख्या ये है, कोई संख्या है 7, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, केवल एक का भाग जा रहा है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता चल गया क्या होती है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। उसने बोला है 51 और 78 के बीच में हमें बतानी है, तो 51 के बाद कौन सी संख्या होती है अभाज्य जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, केवल एक का जाता है, 51 बाउंड 53, ठीक है। 53 में किसी का भाग नहीं जाता, केवल एक का भाग जाता है। आगे चलते हैं 54, 55, 56, 57, 58 और यह आ जाएगा आपका 59, ठीक है। 59 में किसी का भाग नहीं जाता। 60, 61, 61 में भी किसी का भाग नहीं जाता। फिर उसके बाद में 62, 63, 64, 65, 67 में किसी का भाग नहीं जाता। और आपका 68, 69, 70, 71 में किसी का भाग नहीं जाता। और एक है आपकी 73, ठीक है। 73, तो ये हमारी संख्या हो गई कितनी, यह हो गई हमारी संख्या, एक ये हो गई आपकी 73, ठीक है। तो ये जो हमारी संख्या होगी कितनी, अब हमें इनका गुणा करना है, कितना आएगा, ठीक है। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं, हमें इकाई अंक बताना है, ठीक है। तो सबका हम इकाई अंक ही लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 53 गुणा 59 गुणा 61 गुणा 67 गुणा 71 गुणा 73। जब भी आपको इकाई अंक निकालना हो तो आपको केवल इकाई अंक का गुणा ही करना है, ठीक है। अब ऐसे कैसे करेंगे, 3 नाम 27, बचा आपका केवल 7। आप 7 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 7, और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 49 यानी 9, ठीक है। और 9 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 9 3 27 यानी 27, यानी जो हमारा इकाई का अंक होगा ना वो होगा हमारा 7, ठीक है। इकाई का अंक होगा हमारा 7, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। 1 नहीं 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट उत्तर होगा, इकाई अंक 7 होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसे होल्ड किया था। प्रॉफिट एंड लॉस से अगेन एक क्वेश्चन और है, ठीक है। यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप कोई वस्तु लेकर आए, ठीक है, और आपने 350 की हानि पर 4650 में बेच दिया, मतलब लाए तो आप होंगे कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे जब हमें सीपी पता चलेगा। यदि लाभ होता तो उसमें से हम घटा लेते, लेकिन हानि होती है आपको हमेशा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यदि वो 350 की हानि हुई है उसे और 4650 में वो बेच रहा है, ठीक है, तो सीपी कितना होगा, सीपी होगा 4650 और 350 यानी 5000, तो सीपी रहा होगा कितना 5000, ठीक है। अब हमें बताना है क्या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है 350 की हानि किस पर 5000 पर, गुणा में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 100, काट लेते हैं इसे। अब ये 3 जीरो से आपके 3 जीरो यहीं पर कट गए, ठीक है। 5 से इसे काट लेते हैं, 5 से जाएगा ये 7 बार, तो 7% का उसे लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट उत्तर है, तो दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एक सह अभाज्य संख्या से, ठीक है। सह अभाज्य संख्या से क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सी सह अभाज्य संख्या का युग्म है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लो आपके सामने कोई एक संख्या ये दी गई है और एक संख्या आपके सामने कौन सी दी गई है, 3 दी गई है, ठीक है। और वहीं दूसरी संख्या दी गई है आपको 2 और ये दी गई है आपको 4, ठीक है। कहने का आशा यह होता है कि आपको जो पहली संख्या दी गई है वो किसी से नहीं कटनी चाहिए, पहली संख्या दूसरी से नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। मतलब बराबर में केवल एक मिलना चाहिए, कॉमन केवल एक निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो सह अभाज्य संख्या है ना ये आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आपस में कट गई, तो ये आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। कहने का आशा है सह अभाज्य संख्या वो होती है जिसका HCF 1 हो, ठीक है। जिसका HCF 1 होता है ना वही आपकी सह अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब जैसे इसे देख लेते हैं 7 और 35, ये आपस में कट जाएंगी तो ये आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 7 एकम 7, 7 गुना 35, 32 और 62, ये आपकी आपस में कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। नीचे आ जाते हैं, ये आपकी 7 से कट रही है, 7 3 21, 7 एकम 60, 651। और दूसरी संख्या ले लेते हैं जैसे आपकी 651, तो यह भी आपकी 7 से कट रही है, ठीक है। तो यह भी आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा जिसमें आपकी संख्या किसी से नहीं कट रही है, केवल एक कॉमन आ रहा है, मतलब यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो यह आपकी सह अभाज्य संख्या होने वाली है। उम्मीद है आपको सह अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अपना समय और काल से दिया गया है, ठीक है। ABC
एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य क्रमशः 10 दिन, 16 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी, सी ऐसे 3 चक्र में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, तो बी अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला जो आपका काम होता है वो होता है आपको एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालना। ठीक है, जो ए है, बी है और ये आपका सी है। ठीक है, ये कर रहा है कितने दिनों में? ये कर रहा है आपका 10 दिन में, ये कर रहा है आपका 16 दिन में, ये और ये कर रहा है आपका 12 दिन में। इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 16 दूनी 32, 16 × 48, यानी ये हो जाएगा आपका एलसीएम 480। ठीक है, अब ये जाएगा आपका 48 बार, ये जाएगा आपका 30 बार, 16 × 48 और 12 × 4 = 48। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? 3 चक्कर में काम कराना है। ठीक है, मतलब ए, बी और सी, फिर उसके बाद में ए, बी और सी, फिर उसके बाद में ए, बी और सी, 3 चक्कर में काम कराना है। ठीक है, सबसे पहले हम तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 48 और 30 और 12। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 48 + 30 और 40, कुल कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 118। एक चक्कर में काम कितना बना? 118। ठीक है, अब उसने क्या बोला? 3 चक्कर में हमें काम कराना है। ठीक है, 3 चक्कर में काम कराना है तो सीधा गुणा कर दीजिए आप, 118 × 3, मतलब 3 चक्रों में ये काम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 118 दिया मतलब 354। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 354। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, आप इसमें से घटा लीजिए। 480 में से जब आप 354 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया, बचा आपका कितना? 6, और 7 में से 5 गया, बचा आपका कितना? 2 और 126, मतलब शेष काम बचा है। ठीक है, अब उसने बोला क्या था हमारे क्वेश्चन में? उसने क्या बोला था आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसने बोला है फिर उसके बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, तो बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब जो आपका शेष कार्य बचा है ना, ये आपका बचा है कितना? ये बचा है आपका 126। तो अब जो शेष कार्य है वो कौन करेगा? वो करेगा आपको बी करने वाला है। 126 काम करेगा कौन? केवल बी, और बी की क्षमता कितनी दी गई है? वो दी गई है आपकी 30। ठीक है, अब इसे करवा लीजिए। तो 6 से काट लेते हैं, 6 से जाएगा ये 5 बार, और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। ठीक है, तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 21/5। 21/5 को हम क्या बोल सकते हैं? 4 सही 1/5। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, थोड़ी स्लाइड की कमी थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विदिन बहुत से बहुत 10 या 15 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो और इतने में आपको करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब इसका एक क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। ठीक है, यदि एक चाय में 28% बढ़ जाती है, एक चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। इस लाइन का आप मतलब हमेशा याद रखिएगा, निकटतम पूर्णांक यानी अप्रॉक्स आपसे मान पूछ रहा है। यदि आपको मान लो कोई वैल्यू दी गई है 2.5, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 12 के करीब होगी, और 2.6 या 2.7 है तो वो 13 के करीब होगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ऐसा होता है। अब इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट, जो आपका मूल का रेशियो होता है ना, जस्ट उसका उल्टा होता है क्या? खपत का रेशियो। आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है उसका खपत का रेशियो। अब यहाँ पर दिया गया है कितना? मान लो कोई जो उसकी कीमत थी पहले 100 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? अब बढ़कर हो गई है 128। ठीक है, अब इसका उल्टा होता है, मैंने आपको क्या बताया, जस्ट इसका उल्टा होता है आपका खपत का रेशियो। तो खपत का रेशियो कितना हो जाएगा? 128 से आपका हो जाएगा आपका 100। अब उसने पूछा क्या है आपको, इस पर कितना कम किया जाना चाहिए, खपत कितनी कम की जानी चाहिए ताकि मूल्य अपरिवर्तित रहे। तो 128 से हमें 100 पर वापस आना है, तो 28% की हमें कमी करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से हमारा शुरू हो गया काम। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 28% की कमी करनी चाहिए किस पर? 128 पर, गुणा में आ जाएगा आपका कितना? 100। ठीक है, अब इसे हम काट लेते हैं। कैसे काटेंगे? 7 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। 4 से जाएगा ये 7 बार, और 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा? ये बचा आपका 700 बटे आपका 32। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 4 से फिर काट लेते हैं। 4 से काट जाएगा कितनी बार? 4 4 4 8 32। ठीक है, और 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा 175/8। अब इसे हम काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, बचेगा आपका कितना? 15। 8 एकम 8, बचेगा कितना? 7, 8 ही 6 56। अब देख लीजिए आप 21.6 अप्रॉक्स पहुंच गया, तो जो इसका अप्रॉक्स मान होगा वो होगा आपका 22। आप गलती से 21 मत लगा देना, नहीं तो आपका उत्तर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आप करते हुए भी गलत कर देंगे। यदि ये आपका 5 से कम आता ना तो इसे हम 21 लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यह आपका जो ऑप्शन है 5 से अधिक चला गया, आधे से अधिक चला गया, तो जो हमारा राइट उत्तर होगा वो होगा हमारा 22। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब आप ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका नंबर सिस्टम से है। यदि के एक के का स्क्वायर प्लस 3 और के का क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्या है, कहने का ऐसा है यदि के एक अभाज्य संख्या है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर इन ऑप्शनों में से उठाकर ऐसी वैल्यू रखनी है जो एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या मीन्स अभी मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें केवल एक का भाग जाए। अब आप यहाँ पर बताइए, यदि के का मान मैं 3 रख दूँ तो के का मान 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 12। ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं बनेगी भाई साहब, ठीक है। मतलब ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ले लीजिए, के की जगह हमने 7 रख दिया, ठीक है। तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 सतैया 49, और ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो इनके मान आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 रख के देख लीजिए, यदि के का मान हमने 2 रख दिया तो 2 दूनी होता है आपका कितना 4, और 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7। अब यहाँ पर भी रख के देख लीजिए, 2 का वर्ग होता है आपका 4, और ठीक है 2 का वर्ग घन दिया गया, 2 का घन होता है आपका कितना 8, और उसमें 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 13। मतलब ये हमारी संख्या अभाज्य बन रही है, ठीक है। 4 उठा के देख लीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, 16 और 3 कितना होता है 19, ठीक है। अब यहाँ पर 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और उसमें 64 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 69। लेकिन ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं बन रही है, ठीक है। आपको मैं ऐसे ही सॉल्व करके बता रहा हूँ, और बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल बिना पेन उठाए आनी चाहिए, ठीक है। यदि के बराबर हम 2 रख दें, यदि के बराबर 2 रखने पर तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस के आपके 3, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका कितना 2 का क्यूब प्लस के 5, ठीक है। तो जो हमारी संख्या बनेगी वो बनेगी कितनी, 2 का वर्ग होता है कितना आपका 4 प्लस 3, और ये कितना बनेगा 8 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगी आपकी कितनी 13। तो जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा, यही हमारा उत्तर करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। बिना पेन उठाए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि राम के धन का 75% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यदि राम के धन का 75% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहन के धन का 86% हो जाएगी। सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यह कहना चाहता है। थोड़ा यह क्वेश्चन आपको लेट समझ में आ सकता है, आप एक बार फिर वीडियो रोक कर देखिएगा, ठीक है। थोड़ा कैजुअल मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन उसने जैसा बोला है वैसा ही करेंगे, ठीक है। उसने क्या बोला है, राम को मान लेते हैं हम आर, और सोहन को मान लेते हैं क्या एस। यदि राम को 45% मिला है, उसने क्या बोला है, राम का 45% प्लस सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है। यदि सोहन के धन में हम कितना 50% जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 86% सोहन का, ठीक है। आप याद रखिएगा जो क्वेश्चन ने बोला है बस हम वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर 45 प्लस एस 50, और ये आ जाएगा आपका कितना एस 86। अब हमें क्या करना है, इनको हमें उस साइड लेकर जाना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका आर 45 बराबर, यह आ जाएगा आपका एस 86 माइनस ये आ जाएगा आपका एस 50। जब हम इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45 बराबर, ये आ जाएगा आपका एस 86 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा आप बोलेंगे 36, ठीक है ना। ये बचेगा आपका 36। अब हम क्या करेंगे, इसे हम काट लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 9 से जाएगा ये 5 बार, और 9 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया आर बराबर 5 आ गया, और ये आ गया कितना एस बराबर 4 आ गया। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। सबसे पहले हम इनका रेशो बना लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका राम, और ये आ जाएगा आपका सोहन, मतलब सोहन। जब भी आपको ऐसे अनुपात दिया गया हो तो इसकी टोपी उसके साथ, ठीक है। राम के सामने कितना लिखा है 4, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, ठीक है। और सोहन के सामने कितना लिखा है 5, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए, ठीक है। यही आपका रेशो निकालने का बेहतरीन तरीका होता है। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत मौजूद है, ठीक है। हमें सिर्फ ये बताना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी स्लाइड की कमी है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सोहन के पास राम के धन की कितने प्रतिशत, सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत शेष है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 5, और किससे बोला है, आपसे बोला है सोहन से राम का, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 4, और यह आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, 4 से इसे काट लीजिए, 4 से जाएगा ये आपका 25 बार, और 25% कितना होता है 125%, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी स्लाइड की कमी थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यदि अंकित मूल पर क्रय मूल से 75% अधिक अंकित किया गया, ठीक है। यदि मान लो आपका सीपी और यह है आपका एमपी, यदि सीपी आपका कितना 100 है और इसमें क्रय मूल से 75% अधिक अंकित कर दिया तो कितना हो जाएगा 175, ठीक है। अब उसने बोला क्या, अंकित मूल पर 40% का डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो इस पर 40% का हम डिस्काउंट दे देते हैं,
ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं। 25 से जाएगा ये 7 बार और 25 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है। अब 4 से जाएगा ये आपका 10 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 100 रुपये की कोई चीज़ थी अब कितनी हो गई है, 7 दाम 70, मतलब अब बिक रही है कितनी, 105 की। अब आपसे पूछा क्या गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ उसे हो रहा है, तो 100 की कोई वस्तु 105 में बेच रहा है, यानी 5% का उसे लाभ हो रहा है, यही उसका लाभ होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70, ठीक है। अब 175 में से जब आप 70 घटाएंगे ना तो आपको ऐसे दी गए, ऐसा मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इसमें बोला है अरुण ने 525 रुपये में 150 अमरूद खरीदे हैं, ठीक है, और उन्हें 36 प्रति दर्जन की दर से बेचा है। 36 प्रति दर्जन मतलब 12 अमरूद 36 रुपये में बेचे हैं, ठीक है। और अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात उसने क्या किया है, 525 रुपये में कितने 150 अमरूद खरीदे हैं, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर उसने क्या किया है, उसने किया है 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से 150 बेचे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि उसने 150 अमरूद 12 रुपये में, 12 एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12 होती हैं। आप इसे 12 से भाग करके देख लीजिए कितना मिलेगा आपको। 12 से इसे भाग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 12 एकम 12, बचेगा आपका कितना 3, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। यह उसका एसपी है, ठीक है। यह उसका हो गया क्या, एसपी। अब आप एक बात देखिए, ठीक है। अब क्या हुआ है कि सबसे पहले हमने निकाल लिया क्या, उसका एसपी निकाल लिया। अब आप क्या कीजिए, 1 मतलब 12.5 का गुणा आप सीधा 36 में कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा विक्रय मूल्य कितना है। ये तो आपका केवल एक अमरूद का है, ठीक है। तो जब हम 36 का गुणा 12.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 450। ये आ गया आपका मुख्य एसपी, ठीक है। ये था आपका 1 रुपये का, ये आ गया आपका ओवरऑल, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए 525 रुपये की कोई चीज़ उसने कितने में बेच दी, 450 में बेच दी, ठीक है। 450 रुपये में उसने बेच दी तो उसे कितने का हानि हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं उसे हानि हुई है। इसमें से आप घटा लीजिए, ठीक है। तो 10 में से 5 गया आपका, या 5 में से 5 गया, बचेगा आपका 5, ठीक है ना। और उसके बाद में 12 में से 5 गया, बचा आपका कितना 7, ठीक है। तो 75 रुपये की उसे हानि हो रही है। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा ओवरऑल हानि हमें बतानी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 75 रुपये की हानि हुई है किस पर, 525 रुपये पर, गुणा में आ जाएगा आपका कितना 100, ठीक है। अब इसे हम काट लेते हैं, कैसे काटेंगे, 25 से जाएगा ये आपका 3 बार, 25 से यह जाएगा 25 दूनी 50, 25 एकम 25, ठीक है। और 3 से जाएगा ये कितनी बार, 7 बार, ठीक है। और 100/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी कितनी, 14.29। यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। 14.29 हमारा एकदम राइट उत्तर होगा, ठीक है। बस आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपकी जनसंख्या वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर 13% 9% है तो 2 वर्ष के बाद देश की जनसंख्या क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यदि जन्म दर हो रही है तो यह फ्रैक्शन आपकी बढ़ेगी, मतलब 100 से 113 हो जाएगी, ठीक है। और मृत्यु दर हो रही है तो 100 में से इसे हम घटा लेंगे, कितनी हो जाएगी, 91 हो जाएगी, ठीक है। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। 2 वर्ष बाद हमें जनसंख्या पूछी है, यदि 1,87,500 कोई जनसंख्या है और उस पर यदि 13% की जन्म दर हुई है, ठीक है, तो वो बढ़कर कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 113/100। और यदि 9% की मृत्यु दर हुई है तो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 91/100। एक तरीके मतलब एक फॉर्मेट से आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं, कैसे काटेंगे, 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कट चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है कितना 18, या फिर एक काम करते हैं, इसे 25 से एक बार और काट लेते हैं, ठीक है। 25 से इसे एक बार और काट के देख लेते हैं। 25 से जाएगा ये आपका 4 बार, ठीक है। और 25 25 सत्ते 175, बचा आपका कितना 12, 25 पंचे 125, ठीक है। अब क्या हो सकता है, कर सकता है क्या, 4 दूनी 8 और 1 नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसे काटते नहीं है। अब हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, 1875 गुणा 113 गुणा 91, ठीक है। ऐसे हम इसे लिख लेंगे पूरी तरह से। अब देखो कैलकुलेशन करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ऐसे फंस जाएं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये एक किससे कट रहा है, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 5 21, 21, इनकी संख्या का योग हो रहा है 21। मतलब जो इसमें भाग जाएगा वो जाएगा आपका 3 का, या आपका भाग जाएगा 7 का। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए किस में कौन सी संख्या जो आपकी 3 से कट रही है, ठीक है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंकों का योग आपके 3 से कटना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 2 और 2 4, 7 4 11, 11 में आपका 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 3 2 5, 5 में आपका 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 2 और 2 4, 8 4 12, 12 में आपका 3 का भाग जा रहा है, ठीक है।
और 2 और 2 4, 9 4 13, इसमें भी आपका 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो कहने का आशा है आप डिविजिबिलिटी रूल से आप ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपको उत्तर भी यही मिलेगा। लेकिन आपको एक स्मार्ट तरीके के साथ सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो लोग पेपर में पूरा सॉल्व करते हैं ना, वो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। हमेशा स्मार्ट अप्रोच के साथ आप तैयारी कीजिए, आपको अपनी बुद्धि भी लगानी है, ऑप्शन भी देखना है, ठीक है, सभी तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। तो यह हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने विभाज्यता के नियम से उड़ा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है हमारा समय और कार्य से दिया गया है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ए, बी और सी एक कार्य को 8, 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, हमें एलसीएम लेना, ठीक है, और उनकी क्षमता निकालना। तो ये आ जाएगा आपका ए, बी और सी। ये कर रहा है कितने? 8 दिन में, ये कर रहा है आपका 10 दिन में, ये कर रहा है आपका 12 दिन में, ठीक है। अब इनकी जो क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 48, ठीक है। इसे भी हम 48 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 480, ठीक है। या फिर हम इसे मान सकते हैं क्या, 240 भी मान सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी 240। तो 8 से जाएगा 8 3 24 यानी 240, और ये आ जाएगा आपका 24 बार, और ये आ जाएगा आपका कितनी बार? ये आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, ठीक है। ये आ गई हमारी तीनों लोगों की क्षमता। अब उसने हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, उसने पूछा यदि वे एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमारा कुल कार्य कितना है? 240, और तीनों लोगों की क्षमता कितनी दी गई है? 30 + 24 + 20, ठीक है। इसे हम जोड़ लेते हैं, 30 और 20 50, 50 और 20 70 और 4 74, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 37, और ये आ जाएगा आपका 120, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर आ गया वो आ गया कितना? वो आ गया आपका 120/37 दिनों में, ठीक है। यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके दिल्ली पुलिस में, और नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन 15 में से आपके बहुत से बहुत, मैं आपको बताऊं, 1-2 क्वेश्चन ही आपको टफ मिलेंगे, बाकी 13 आपके फेवर में रहने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, यह है आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन, ठीक है। यदि यदि एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है, और वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है, तो उसे लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, मान लो आपने किसी व्यक्ति से 4% के हिसाब से पैसे लिए और दूसरे को आपने 25/4% की दर से दे दिए, तो आपको तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो आपको बस वही बताना है, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, वह होता है आपका मूलधन 1 2 3 गुणा 4% और 2 साल, और बटे में आ जाएगा आपका कितना? 100, ठीक है। अब बराबर में इसे रखेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 2 3, हम दोनों कंडीशन साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 25/400, क्योंकि नीचे आपका परसेंटेज दिया गया है। गुणा में आ जाएगा कितना? आपका 2 वर्ष। बस हमें सिर्फ ये पता चल जाएगा कि दोनों में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों चीज़ों में, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 2 से ये 2 कट गया, और 2 से ये 2 कट 25 बार कट गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर गणना कर लीजिए आपको कितने का लाभ हो रहा है, ठीक है। 4 दूनी 8 और 5 अट्ठे कितना होता है? ये होता है आपका 40, यानी यहाँ पर हो गया आपको कितना का? 400 का प्रॉफिट, ठीक है। 400 यहाँ पर आपको एसआई मिल रहा है, यानी साधारण ब्याज मिल रहा है। और यहाँ पर कितना मिलेगा? 25 में कितना होता है? 625। बस आप इसमें से घटा लीजिए, या आप अंतर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका प्रॉफिट कितना है। तो वो है आपका 225 रुपये का प्रॉफिट, और यही आपका प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो आप इनसे सॉल्व कर सकते हैं, बस दोनों चीज़ों को आप इक्वल कर लीजिए, ठीक है। दोनों चीज़ों को समान रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने का लाभ हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और गाइस ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आपको इसका उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, आपको इसे सॉल्व जरूर करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप देख के बताएं, ठीक है। अपने आप सॉल्व करके देखना है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सभी आपके PYQs के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से रखा हो, सब आपके 2023 में पूछे गए हैं, उन सभी के क्वेश्चन हैं आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व करके जरूर देखना और कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताना। और वहीं बात करें इसमें जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से मैं आपको बताऊँ, आपको 13 आपके बिल्कुल नॉर्मल, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी मॉडरेट भी कह सकते हैं, लेकिन 13 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन ही आपके थोड़ी कैलकुलेशन या टफ आते हैं, घुमावदार आते हैं, ठीक है। बाकी आपके फ्लेवर में सब रहने वाले हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारा पेड टेस्ट सेट नंबर 1 है, ठीक है। इसी तरह रोज क्लास होगी और सभी पोस्टों के लिए, ड्राइवर, SCM, AWO, TPO सब के लिए, ठीक है। इसकी आप चिंता मत कीजिएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।